नमस्कार। आप सभी हिंदी सेवियों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। गोयल ब्रदर्स प्रकाशन व ब्राइट ट्यूटी के सौजन्य से इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, हिंदी भाषा में प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा रहेगा और सीबीएसई द्वारा जारी किए गए पाठ्यक्रम व प्रश्न पत्र पर चर्चा। साथ ही चर्चा करेंगे किस प्रकार हम इन प्रश्नों का निर्माण करें और किन उपयोगी बिंदुओं का हम पालन करें जिससे हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक सहज हो सके। तो इसी के आधार पर जो आज हमारी चर्चा के बिंदु रहेंगे, कक्षा 9वीं एवं 10वीं का सत्र 2 का पाठ्यक्रम, 10वीं कक्षा के सीबीएसई प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, द्वितीय सत्र प्रश्न पत्र प्रारूप एवं समय नियोजन, स्तरीय तैयारी के उपाय एवं अभ्यास की विधियां, रचनात्मक लेखन के नवीनतम प्रारूप क्या हो सकते हैं और मूल्यांकन के बिंदु क्या रहेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र आप सभी ने देखा, उसे इस ढंग से परिवर्तित करने का क्या कारण है। हम सभी जानते हैं और पिछले कुछ वर्षों से इसको सुनते आ रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं। साथ ही नई शिक्षा नीति जारी की गई है और उसके माध्यम से कुछ परिवर्तन हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा हम दुनिया को बदल सकते हैं और उसी बदलने के परिवर्तन के उसी प्रयोग को यहाँ किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के द्वारा ये स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है कि हम नई दिशा में नई सोच से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो नई शिक्षा नीति के जो मुख्य बिंदु हमारे समक्ष यहाँ स्लाइड पर दिखाई दे रहे हैं: नए विचार उत्पन्न करना, प्रवाहमयता लाना, नए विचार उत्पन्न करना, लचीलापन होना, कि दृष्टिकोण को आसानी से बदलना। हम एक ही आधार मान लेते हैं, हम एक इमेज तैयार कर लेते हैं और अक्सर जब हम प्रश्न पत्र पर चर्चा करते हैं या अपनी कक्षा में हम पाठ पढ़ा रहे होते हैं तो बिल्कुल तैयार रहते हैं। हमें पता है कि हाँ, इस पाठ से ये 5 प्रश्न आ सकते हैं, हमें अंदाजा रहता है, क्योंकि पिछले कई वर्षों के प्रश्न पत्र हम देखें तो उसी प्रकार के प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। और यही कारण है कि जब हम हिंदी भाषा के अध्ययन अध्यापन की बात करते हैं और बच्चे जब उसे पढ़ते हैं तो उनका नजरिया यह रहता है कि हम केवल अंतिम 5 दिनों में पढ़कर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, उत्तीर्ण हो सकते हैं, ऐसा ही लगता है। हमारे अध्यापक वर्ग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपनी प्रतिक्रिया चैट बॉक्स के माध्यम से दर्शाते रहे हैं ताकि ये दोहरा संवाद रहे। मैं बोलकर अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ और आप लिख कर करेंगे तो भाषा के दोनों रूप हम प्रयोग करते रहे निरंतर, तो ऐसा ही लगता है कि रटे रटाए वो प्रश्न हर बार प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं और जिससे नए विचारधारा उत्पन्न नहीं हो पाती। तो लचीलापन, दृष्टिकोण को आसानी से बदलना, ये थोपने वाली बात नहीं है कि पाठ के माध्यम से आपने जो सिखाया वहीं तक सीमित रह जाना, बल्कि एक नई सोच को आगे बढ़ाने की बात की जा रही। मौलिकता, नई कल्पना को आधार बनाना, अपने विचार अभिव्यक्त करना, विस्तार देना, दूसरों पर निर्माण करना, कि किस प्रकार से हम अपने भावों को, विचारों को विस्तार दे सकते हैं, नई विचारधारा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सभी बिंदु हमारी नई शिक्षा नीति के रहे। इससे पूर्व भी जो हमने ब्राइट ट्यूटी और गोयल ब्रदर्स प्रकाशन द्वारा कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पर वेबिनार पिछले साल की थी, उसमें भी हमने इस बात पर चर्चा की थी। और ये सर्कुलर जो इस समय आप देख रहे हैं, सर्कुलर नंबर सीबीएसई द्वारा जारी किया गया था, जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की बात की गई थी, यानी कि क्षमता आधारित शिक्षा या योग्यता आधारित शिक्षा। इसके अनुसार यह कहा गया था कि प्रत्येक कक्षा में, प्रत्येक स्तर पर सभी पाठों के साथ हमें इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है
कि उनमें एक योग्यता विकसित हो सके, पढ़ने के बाद वो उसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में, अपने क्रियाकलापों में कर सके, पाठ से जुड़ सके और उसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करने के लिए योग्य बन सके। यही है हमारी योग्यता आधारित शिक्षा और इसी के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से प्रश्नों के प्रारूप में भी बदलाव आने की बात की गई है। इसी का एनेक्स्चर बी अगर हम देखते हैं तो जिस सर्कुलर की मैंने बात की थी उसी का एनेक्स्चर बी बताता है एंगेज करना, कि बच्चों को एंगेज किया जाए। किस प्रकार से? एनर्जाइज लर्नर्स, नेविगेट कंटेंट, जनरेट मीनिंग, अप्लाई टू रियल लाइफ, वॉच द लर्निंग और एक्सटेंड। तो ये सभी बिंदु हैं जिनके आधार पर हम अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। Annexure C इसका दर्शाता है pathways for CB in CBSE schools for 2020-21 सेशन ऑनवर्ड्स, कि 2020-21 के सत्र के बाद से सीबीएसई के सभी विद्यालयों में सीबीई के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिसमें आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं, आप आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात करते हैं, आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं। There will be case study based questions in class 10th and 12th. ऐसा भी पहले सीबीएसई द्वारा जारी किया जा चुका है परिपत्र कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को सम्मिलित किया जाएगा। अब हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 9वीं के द्वितीय सत्र के पाठ्यक्रम के आधार पर कि किस प्रकार से प्रश्न पत्र का प्रारूप रहेगा, जो सीबीएसई द्वारा ही जारी किए गए दिशा निर्देशों के आधार पर यहाँ दिखाया गया है। स्पर्श के से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 25 से 30 शब्दों वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं वाले, यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो सत्र के आरंभ में ही हमें यह दिशा निर्देश प्राप्त हो चुके थे कि हमारे प्रश्नों का प्रारूप कैसा रहेगा, जो उच्च चिंतन क्षमता वाले यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले रहेंगे और अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 60 से 70 शब्दों वाले 2 में से 1 प्रश्न हल करना होगा। संचयन के आधार पर हम देखते हैं पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन के निर्धारित पाठों में से 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर 40 से 50 शब्दों में देना। लेखन खंड की जब हम बात करते हैं तो संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए किन्हीं 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लेखन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अनुच्छेद लेखन के लिए शब्द सीमा में परिवर्तन किया गया है। पहले ये 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लेखन का कार्य आप करवाते थे, लेकिन अब इसकी शब्द सीमा बढ़ाकर 150 शब्द कर दी गई। अनौपचारिक विषय से संबंधित लगभग 120 शब्दों में पत्र लेखन, फिर है संदेश लेखन और शुभकामना, पर्व, त्योहार, विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश इसमें सम्मिलित किए जाएंगे, विकल्प सहित यह रहेगा। फिर है संवाद लेखन, जिसमें 2 संवाद पूछे जाएंगे, 2 संवाद लिखने होंगे बच्चों को, 2.5 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। और इसके पश्चात है नारा लेखन, 2 नारे बच्चों को लिखने होंगे, 2 स्लोगन, जिसमें कि शब्द सीमा में परिवर्तन किया गया है। पिछले साल जो पाठ्यक्रम जारी किया गया था उसमें लगभग 30 शब्द दिए गए थे नारा लेखन के लिए। अब की बार जो पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 के लिए जारी किया गया था उसमें लगभग 10 से 20 शब्द निर्धारित किए गए हैं, किंतु 2 नारे बच्चों को लिखने होंगे, 2 स्लोगन वहां पर लिखने होंगे। आंतरिक मूल्यांकन, सामयिक आकलन यानी कि आपके पीरियोडिक टेस्ट, जिसकी वेटेज 3 अंक रहेगी। फिर है बहुविध आकलन, मल्टीपल असेसमेंट, 2 अंक, पोर्टफोलियो 2 अंक और श्रवण एवं वाचन, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग, 3 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। तो कुल अंक इस प्रकार से हमारे 50 हो जाएंगे, 40 अंक लेखन के और 10 अंक हमारे आंतरिक मूल्यांकन के, कुल मिलाकर 50 अंक सत्र 2 के लिए तैयार होंगे। जिन पाठों को सम्मिलित किया गया है वे यहाँ दिए गए हैं। शरद जोशी द्वारा रचित तुम कब जाओगे अतिथि, गणेश शंकर विद्यार्थी जी का धर्म की आर्ट,
सियाराम शरण गुप्त की एक फूल की चाह, अरुण कमल द्वारा रचित खुशबू रचते हैं हाथ, संचयन के माध्यम से है गिल्लू, स्मृति, हामिद खां और दिए जल उठे। इन पाठों को सम्मिलित किया गया है सत्र 2 के इस पाठ्यक्रम में कक्षा 9वीं के लिए। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. अब हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की, जिसमें स्पर्श के आधार पर 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और स्पर्श में ही उच्च चिंतन क्षमता वाले यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 प्रश्न दिए जाएंगे और 1 प्रश्न बच्चों को हल करना होगा। पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन के निर्धारित पाठों में से 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर 40 से 50 शब्दों में देना होगा और 3 अंक के 2 प्रश्नों के उत्तर यहाँ बच्चों को देने होंगे। लेखन खंड की ओर जब हम चलते हैं तो 6 अंक निर्धारित किए हुए एक अनुच्छेद लेखन और शब्द सीमा रहेगी 150 शब्द। पत्र लेखन, औपचारिक विषय पर पत्र लेखन 120 शब्दों में, 5 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। व्यावहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित 2 सूचना लिखनी है, जो पहले 1 पूछी जाती थी, अब 2 सूचना बच्चों को लिखनी है और 2.5 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं, यानी कि कुल मिलाकर 5 अंक इसके लिए सम्मिलित रहेंगे। अगला प्रश्न हमारा रहेगा विज्ञापन से संबंधित, जिसमें 2 विज्ञापन बच्चों को तैयार करने होंगे, 4 दिए जाएंगे क्योंकि विकल्प सहित हमें देने हैं। 2.5 अंक का प्रत्येक विज्ञापन रहेगा और कुल 5 अंक इसके लिए निर्धारित किए जाएंगे। लघु कथा लेखन में लगभग 120 शब्दों में लघु कथा लिखने के लिए 2 विषय दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक विषय पर बच्चे को लघु कथा लिखनी होगी। आंतरिक मूल्यांकन उसी प्रकार रहेगा जैसा कक्षा 9वीं के लिए था। सामयिक आकलन पीरियोडिक टेस्ट 3 अंक के लिए, बहुविध आकलन मल्टीपल असेसमेंट 2 अंक, पोर्टफोलियो 2 अंक और श्रवण एवं वाचन यानी असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग 3 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। कुल मिलाकर 50 अंक। जिन पाठों को सम्मिलित किया गया है सत्र 2 में वे हैं पद्य खंड के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता मनुष्यता, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित पर्वत प्रदेश में पावस, कैफी आजमी जी द्वारा रचित कर चले हम फिदा। गद्य खंड के अंतर्गत पतझर में टूटी पत्तियां, और इसमें सिर्फ झेन की देन आए, झेन की देन, गिन्नी का सोना नहीं है सत्र में, सिर्फ झेन की देन से संबंधित प्रश्न आपको देने हैं। हबीब तनवीर द्वारा रचित कारतूस, और संचयन के अंतर्गत है मिथिलेश्वर द्वारा रचित हरिहर काका, गुरदयाल सिंह जी द्वारा रचित सपनों के से दिन और राही मसूम रजा द्वारा रचित टोपी शुक्ला। आप जिस स्लाइड को अपने समक्ष देख रहे हैं वहां दिया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुझाए गए मौलिक जीवन कौशल। तो अब मैं बात करने जा रही हूं कि हमारे प्रश्नों का आधार इस प्रकार से क्यों दिया गया। पिछले कई सालों की तुलना में आप जिस प्रश्न पत्र को देख रहे हैं उसमें कुछ परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। प्रश्नों का प्रारूप बदला हुआ है। कारण हमारी नई शिक्षा नीति, नए दिशा निर्देश जो समय समय पर सीबीएसई द्वारा जारी किए गए हैं।
जिन जीवन कौशलों को आप देख रहे हैं अपने समक्ष, WHO द्वारा जारी किए गए हैं और इन्हें हमें अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करना है, उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करना है, जिसमें है स्व जागरूकता, समस्या के समाधान की क्षमता, निर्णय क्षमता, विवेचनात्मक सोच, रचनात्मक विचार, अंतरवैयक्तिक संबंध, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, रिश्ते कैसे हैं हमारे एक दूसरे के साथ, अपने परिवार के साथ, समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ किस प्रकार के संबंध हैं, प्रभावी संप्रेषण, हम कितने प्रभावी ढंग से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, तदनुरूपता, उसी समय निर्णय लेने की क्षमता, कितना जल्दी बच्चा पाठ को समझ रहा है और जिस प्रश्न के आधार पर पूछा गया है, जिस समस्या से उसको दर्शाया गया है, क्या वह उसके अनुसार उत्तर दे पा रहा है, तदनुरूपता, भावनाओं पर नियंत्रण, तनाव से निपटना। तो इस प्रकार से ये हमारे मौलिक जीवन कौशल हैं जिन्हें हमें अपने पाठ्यक्रम के आधार पर आवंटित करना है और पाठों को इस आधार पर पढ़ाने और बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करना है। कुछ बिंदुओं की बात यहाँ की गई है। अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया को छात्र केंद्रित क्रियाकलाप बनाना। छात्र केंद्रित, जिन प्रश्नों को आप देख रहे हैं सत्र 2 के प्रश्न पत्र में, प्रत्येक प्रश्न को पढ़ने के बाद लगता है कि इसका उत्तर वह रटा रटाया किसी गाइड से या इंटरनेट से देखकर नहीं लिखा जा सकता, जिसका प्रयोग अक्सर बच्चे करते हैं। उसे कब लिखा जाएगा? जब कक्षा में आप परिचर्चा आयोजित करेंगे, बच्चे सोचेंगे, समझेंगे, पाठ को अच्छी तरह समझकर अपने अनुभव के आधार पर अपने विचार प्रेषित कर पाए। बच्चों पर दबाव कम करना किस प्रकार से है? क्योंकि आप उनमें समझ जगा रहे हैं, आप बच्चे को समझा रहे हैं, वो अपनी समझ के अनुसार अपनी मौलिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहा है, रट नहीं रहा कि सत्र के अंत में परीक्षा से 5 दिन पहले उसने पाठ गाइड से पढ़ लिए प्रश्नों के उत्तर और वही प्रश्न परीक्षा में पूछे गए, तो वो उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि उसे साल भर ये समझने की आवश्यकता है कि कक्षा में ध्यान देना और कक्षा में बैठकर कक्षा परिचर्चा का हिस्सा बनना, पाठ को समझना और उसके आधार पर अपनी सोच बनाना आवश्यक है। सीखने की प्रक्रिया पर बल देना और याद रखने पर बल नहीं देना। सीखने की प्रक्रिया पर हम बल देने की बात कर रहे हैं कि बच्चों को रटना नहीं है, समझना है, सीखना है। सक्रिय भागीदारी व मंच प्रदान करना, मूल्यांकन को व्यापक तथा नियमित बनाना, रचनात्मक अध्यापन के लिए अध्यापक को स्थान दिया जा सके। जितनी भिन्नता गतिविधियों की हमें पिछले 2 वर्षों में देखने को मिली है, शायद ही कभी इतनी भिन्नता हमने अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान देखी कि कितने विभिन्न तरीकों से जिस कला समेकित अधिगम का प्रयास सीबीएसई द्वारा किया गया, जिस एक भारत श्रेष्ठ भारत के आधार पर जिन गतिविधियों को आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के माध्यम से तैयार किया गया, उनकी व्यापकता अपने आप में ही अनूठी है। तो ये एक सक्रिय भागीदारी आप कर रहे हैं, मंच प्रदान हो रहा है सभी बच्चों को। मूल्यांकन को व्यापक एवं नियमित बनाना, रचनात्मक अध्यापन के लिए अध्यापक को स्थान दिया जा सके, निदान और सुधार के साधन प्रदान किए जा सके, छात्रों को अधिक कौशल प्रदान किए जा सके, जैसे बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक। अब ये कौशल कौन से हैं और बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक कौशल क्या हैं, इस बात पर मैं चर्चा करूं। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium.
Bright Duty follows three-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. आप सभी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से परिचित हैं, लेकिन हम अपने हिंदी शिक्षण में उसका प्रयोग किस प्रकार करें, यह हमें और अधिक जानने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे प्रश्नों को जब हम आकार देंगे तो वह ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पर ही आधारित रहेंगे। आप देख रहे हैं इस समय आपके समक्ष जो स्लाइड है उसमें यहाँ 6 श्रेणियों में बटे हुए ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के उद्देश्य स्तर दिए गए हैं, जो ज्ञान, समझबूझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन को दर्शा रहे हैं। इनमें आप देख रहे हैं कि जो 2 निचले स्तर के बिंदु हैं वो लॉट्स लिखा है। लॉट्स अर्थात लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल की जो सीखने का कम वाला स्तर है, ज्ञान और समझबूझ। जब आप प्रश्न पूछते हैं कवि और कविता का नाम बताइए, किस आधार पर है? ज्ञान के आधार पर। बच्चे ने याद रखा कि ये पंक्ति हमारी इस कविता की है तो जवाब दे दिया। ज्ञान का स्तर है, यानी कि निचला स्तर है, जहां से हमारा सीखने की प्रक्रिया आरंभ होती है। फिर है समझबूझ, जब बच्चा समझ रहा है बात को। इसके बाद के जो 4 आप देख रहे हैं, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये प्रदर्शित करते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को। और यही अधिक आवश्यकता है हमें प्रयोग करने की, क्योंकि हमें अपने बच्चों में ज्ञान और समझ से आगे के स्तर पर अधिक ध्यान देना है, जो कि अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन की ओर बढ़ाते हैं। आप यहाँ 2 एरो भी देख रहे हैं, जिसमें संश्लेषण ऊपर की ओर जा रहा है और मूल्यांकन नीचे की ओर। बेंजामिन सैमुअल ब्लूम्स, जिन्होंने ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी तैयार की, जिस पर हमारी संपूर्ण शिक्षा प्रणाली, पूरा एजुकेशन सिस्टम हमारा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पर आधारित है, इसे तैयार किया बेंजामिन सैमुअल ब्लूम्स ने। उस समय इसकी यह प्रक्रिया थी और ये स्तर इस प्रकार से ही निर्धारित किए गए थे। ज्ञान सबसे निचला स्तर और धीरे धीरे सबसे ऊपर उन्होंने मूल्यांकन को रखा। कुछ वर्षों बाद उनके शिष्यों द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया और संश्लेषण, जो कि क्रिएटिविटी को दर्शाता है, उसे सबसे ऊपर ले जाया गया और मूल्यांकन को नीचे लाया गया। अब आवश्यकता है कि जो ये 6 स्तर हमने दिखाए हैं, इनका प्रयोग हम अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, प्रश्न पत्र तैयार करने में, अपनी टीचर्स डायरी लिखने में, अभ्यास प्रश्न तैयार करने में, वर्कशीट तैयार करने में किस प्रकार से हम इनका प्रयोग करें। आपके समक्ष यहाँ कुछ उद्देश्य स्तर और उससे संबंधित क्रियाएं दी गई हैं। यदि संभव हो तो आप इन्हें लिख लें या इसकी फोटो अवश्य क्लिक कर लें, क्योंकि एक तरीके से ये आपके लिए बहुत सरल सा माध्यम है जिसके द्वारा आप ऐसे प्रश्नों को तैयार करें। आप देख रहे हैं उससे उद्देश्य स्तर से संबंधित कुछ क्रियाएं भी यहाँ दी गई हैं, जिसमें याद करना के अंतर्गत आता है स्मरण, पहचान करना, मिलान करना, नाम लिखना, क्रम बताना। जब हम अपने प्रश्नों में इस प्रकार की क्रियाओं को जोड़ेंगे तो जो हमारे प्रश्न तैयार होंगे वो याद करना वाले उद्देश्य स्तर को निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार समझना के आधार पर अंतर बताना, वर्गीकरण करना, विस्तार करना, उदाहरण देना, सार लिखना, ये वाले जो हमारी क्रियाएं हैं, ये समझना के उद्देश्य स्तर को दर्शाती हैं। और ये दोनों ही उद्देश्य स्तर हमारे लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले हैं, यानी कि निम्न स्तरीय चिंतन कौशल वाले। हमें आवश्यकता है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के प्रश्नों के अधिकाधिक प्रयोग की, क्योंकि ऐसी ही मांग सीबीएसई द्वारा की जा रही है। अब जिसके अंतर्गत आते हैं हमारे अनुप्रयोग करना, और इसमें संबंधित क्रियाएं हैं।
अभिनय करना, उदाहरण देकर स्पष्ट करना, व्याख्या करना, अमल में लाना, संशोधित करना। फिर है विश्लेषण करना, तो आलोचना करना, आरेखित करना, जांच करना, अनुमान लगाना, नमूना बनाना, संबंध स्थापित करना और परीक्षण करना। मूल्यांकन के अंतर्गत है मूल्य निरूपण करना, आंकना, तर्क प्रस्तुत करना, निष्कर्ष निकालना, निर्णय लेना। सृजन करना के अंतर्गत है व्यवस्थित करना, रचना करना, निर्माण करना, योजना बनाना, संश्लेषण करना। इन शब्दों का जब आप प्रयोग करेंगे तब आपके प्रश्न हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले तैयार होंगे। तो इन्हें आप अवश्य लिख लें और अपने प्रश्न तैयार करते समय इन शब्दों का प्रयोग करें। तो ये एक सरल माध्यम है हमारे लिए प्रश्नों को एक नया आधार देने का। प्रश्न निर्माण करते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें 21वीं सदी के कौशल के आकलन की आवश्यकता है, जिसमें रचनात्मक सोच होनी चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, महत्वपूर्ण सोच, समस्या का समाधान और संचार कौशल। और छात्रों में केवल अपने पूर्व ज्ञान का आकलन करने की बजाय जानकारी को संसाधित करने, उसकी व्याख्या करने और उपयोग करने की क्षमता विकसित करना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र जो सीबीएसई द्वारा जारी किया गया सत्र 2 के आधार पर, इसमें सामान्य निर्देश दिए गए हैं। 2 घंटे समयावधि रहेगी, 2 घंटे, 40 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, क और ख। तो इसमें ग घ नहीं लिखेंगे, खंड क ख ही रहेगा हमारा। जो पाठ्य पुस्तक स्पर्श और पूर्व पाठ्य पुस्तक संचयन के लिए खंड क और लेखन के आधार पर खंड ख लिखा जाएगा। खंड क में कुल 3 प्रश्न हैं और दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए हमें उत्तर लिखना है। खंड ख में 5 प्रश्न हैं और निर्देशों का पालन करते हुए हमें उत्तर देना है। कुल प्रश्नों की संख्या 8 है। प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर यथासंभव क्रमानुसार उत्तर दीजिए, ऐसा सीबीएसई द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। अब जिन प्रश्नों को आप देख रहे हैं, 25 से 30 शब्दों में उत्तर देना है। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पर्वत द्वारा अपना प्रतिबिंब तालाब में देखना पर्वत के किन मनोभावों को स्पष्ट करना चाहता है। इसके माध्यम से जब तालाब में देख रहा है अपना प्रतिबिंब, तो पर्वत के मन में कौन से भाव आ रहे हैं, क्या स्पष्ट करना चाहता है। कर चले हम फिदा कविता और कारतूस एकांकी के भावों की तुलना कीजिए। आप कौन से कौशल का प्रयोग कर रहे हैं, कौन से उद्देश्य स्तर का प्रयोग कर रहे हैं, आप तुलना करवा रहे हैं एकांकी और कविता में। एकांकी और कविता के भावों की तुलना, आप विश्लेषण करवा रहे हैं। आपने यहाँ कौशल देखा था विश्लेषण ना, तो विश्लेषण करना, आलोचना करना, आरेखित करना, जांच करना, अनुमान लगाना, तो आपने इस कौशल उद्देश्य स्तर का यहाँ प्रयोग किया। तो यही हमें देखना है कि हमारे प्रश्नों में किस प्रकार से उद्देश्य स्तर सम्मिलित किए गए हैं। फिर वजीर अली के जीवन का लक्ष्य अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालना था। कारतूस पाठ के आधार पर सत्यता सिद्ध कीजिए। आप सिद्ध करवा रहे हैं। आप देखिए क्या कौन सा आ गया, आप व्याख्या करवा रहे हैं, यहाँ मूल्यांकन करवा रहे हैं, क्योंकि बच्चे को सिद्ध करना है, निष्कर्ष निकाल। आपने कौन सा उद्देश्य स्तर प्रयोग किया, मूल्यांकन करना। ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र की अंक योजना के आधार पर उत्तर दिए गए हैं, जो कि सीबीएसई द्वारा ही जारी की गई है। आप देख रहे हैं कि जो उत्तर दिए गए हैं उसके लिए कहा गया है यहाँ कि 2 या 3 बिंदुओं का उल्लेख अपेक्षित है। 2 अंक का जब प्रश्न पूछा गया है उसके लिए बच्चा 2 पॉइंट्स अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से दे तो हमारा उत्तर सही माना जाएगा। तो किन्हीं 2 बिंदुओं का प्रयोग किया जा सकता है जो यहाँ दिए गए हैं। अब आपके समक्ष जो प्रश्नों का प्रारूप है वह गोयल ब्रदर्स प्रकाशन द्वारा जारी किए गए स्कोर प्लस सैंपल पेपर के माध्यम से मैंने यहाँ दर्शाया है। स्कोर प्लस सैंपल पेपर गोयल ब्रदर्स प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है सत्र 2 की परीक्षा के लिए, जो कि कक्षा 10वीं के
अ और ब दोनों पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार किया गया है और इस समय आपके समक्ष जो प्रश्न है वो पाठ्यक्रम ब से लिया गया है। उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा उदार व्यक्ति की पहचान बताने का क्या कारण है? आप देख रहे हैं प्रश्नों का आधार जैसा सीबीएसई द्वारा दिया गया है, उसी आधार को यहाँ प्रयोग किया गया है, उसी आधार पर प्रश्न तैयार किए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, पावस ऋतु में प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को बताते हुए कवि के मनोभावों को व्यक्त कीजिए। तो प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके माध्यम से कवि क्या महसूस कर रहे हैं, अपने मन की बात को प्रकट करना यहाँ पर कहा गया है। फिर सआदत अली को अवध के तख्त पर बैठाने के पीछे कर्नल के मकसद को स्पष्ट करते हुए अंग्रेजों की नीति को स्पष्ट कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी प्रश्न डायरेक्ट पाठ के आधार पर ना होकर बच्चों के लिए सोचने की क्षमता को विकसित करने की ओर बढ़ावा देता है और जिस हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल की हम बात कर रहे हैं उसी के आधार पर हमारे प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं। कुछ अन्य प्रश्न ले रही हूं मैं जो इसी के एक अनसॉल्व्ड पेपर से लिए गए हैं, स्कोर प्लस प्रश्न पत्र की पुस्तक द्वारा। मनुष्यता कविता के आधार पर जन्म व मृत्यु संबंधी कवि के विचारों को बताइए। कर चले हम फिदा कविता में धरती को दुल्हन कहने के पीछे कवि का मंतव्य बताइए। तो हमने यहाँ पर शब्दावली देख रहे हैं आप, मंतव्य बताइए, विचारों को बताइए, किस विशेषता को उजागर करता है। तो सभी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल की ओर हमें बढ़ा रहे हैं। दूसरा प्रश्न जो सीबीएसई के प्रश्न पत्र में पूछा गया है, केस स्टडी के आधार पर है। मृगाक्षी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर के पद पर आसीन है। श्रेष्ठ संचालन व बहुमुखी प्रतिभा की धनी होने के साथ ही बुद्धिमानी से तथ्यों को सुलझाने और सभी कार्यों को व्यवस्थित करने में उसका कोई सानी नहीं है। रात दिन काम में जुटी रहती है। कंपनी के स्तर को बढ़ाने के लिए सदैव प्रयासरत रहती है। कुछ दिनों से उसके सिर में दर्द रहने लगा है और नींद भी ठीक से नहीं आती। जरा जरा सी बात पर चिड़चिड़ापन होता है तथा उदासी उसे घेरे रहती है। इसका क्या कारण हो सकता है? पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ में झेल की देन हमें जो सीख देती है, क्या वह मृगाक्षी के लिए सही साबित हो सकती है? अब आप देख रहे हैं कि जब बच्चे ने पाठ अच्छी तरह से पढ़ा होगा कि झेन की देन पर हमें कौन सी सीख दे रही है, तभी वह इसे रिलेट कर पाएगा कि क्या वो सीख यहाँ जिस केस की यहाँ बात की जा रही है मृगाक्षी के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस लड़की के लिए वह सीख सही है या नहीं है। उस स्थिति का मूल्यांकन करते हुए यहाँ पर उद्देश्य स्तर निर्धारित किया जा रहा है, मूल्यांकन करना। मूल्यांकन के करते हुए अपने विचार अभिव्यक्त करने की बात कही गई है। तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जिसका की प्रयोग सीबीएसई द्वारा कहा गया है करने के लिए, उसी आधार पर प्रश्न यह तैयार किया गया है। दुनिया भर में असहिष्णुता लगभग आम हो गई है, अथवा यानी विकल्प सहित है ये प्रश्न। जाति, धर्म, रंग और वैचारिक रूप से भिन्नता रखने वाले लोगों के प्रति असहिष्णुता की घटनाएं बढ़ती जा रही है। वर्तमान की समस्या है ना, हम कह रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन जो हमारे पाठ को वर्तमान के साथ जोड़े। ऐसा नहीं कि बच्चे ने पाठ पढ़ा और परीक्षा दी, काम खत्म हो गया, नहीं, उसे अपने जीवन में कहाँ उपयोग किया उसने। सहिष्णुता की परिभाषा पर विचार करें तो विश्वास और प्रथा को जिससे हम पसंद नहीं करते उसमें बाधा डालने की बजाय संयम बरतना ही सहिष्णुता है। अब इसे जोड़ा गया है मनुष्यता कविता के आधार पर, जिसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तो इस पंक्ति की सार्थकता बताते हुए वर्तमान समय में इसका औचित्य स्थापित कीजिए। तो यहाँ आप बच्चों को जोड़ेंगे वर्तमान में हो रहे किस प्रकार के दुष्प्रभाव जो असहिष्णुता के कारण हमें देखने को मिलते हैं और वो किस प्रकार से हमारे सामाजिक जीवन पर, हमारे राष्ट्रीय गौरव पर कहीं ना कहीं ऐसी जो समस्याएं हैं वो बाधा डालती हैं और उस जो बाधा उत्पन्न हो रही है उसे रोकने के लिए बच्चा क्या कर सकता है, उसकी क्या भागीदारी होगी, ऐसी सोच हमें वहां विकसित करनी है।
यहाँ जो उत्तर दिए गए हैं वो वे प्रतिदर्श प्रश्न पत्र की अंक योजना के आधार पर वहीं से लिए गए हैं, सीबीएसई के द्वारा जो दिया गया है। अब यहाँ पर मैं प्रश्न दिखा रही हूँ जो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र गोयल ब्रदर्स प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुआ है, उसके प्रश्नों को आधार बनाते हुए कर चले हम फिदा कविता और कारतूस एकांकी का विश्लेषण करते हुए, कर चले हम फिदा कविता है, कारतूस एकांकी की बात हो रही है, उनका विश्लेषण करना, एनालाइज करना, उसके केंद्रीय भावों पर प्रकाश डालना। अब यहां पर भी हमने एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया, बच्चा सोच रहा है और उस आधार पर कंपैरिजन कर रहा है, दोनों की तुलना कर रहा है, सही है या नहीं, एक जैसे हैं या नहीं, उसके विषय में बता रहा है। अगला प्रश्न देखिए, अंदर चाजीन बैठा था, अतिथियों को देखकर वह खड़ा हो गया। चाजीन के इस व्यवहार का क्या कारण था? अतिथियों के लिए की गई क्रियाओं का वर्णन करते हुए वर्तमान संदर्भ में चाजीन की आवश्यकता सिद्ध कीजिए कि आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, क्या उसमें चाजीन जैसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता है जो हमें राहत के कुछ पल प्रदान कर सके। तो हमने पाठ को वर्तमान के साथ जोड़ते हुए प्रश्न तैयार किया और इस आज की आवश्यकता पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न देख रहे हैं आप, जो कि गोयल ब्रदर्स प्रकाशन द्वारा प्रकाशित सैंपल पेपर से लिया गया है और जो कि अनसॉल्व्ड पेपर मैंने यहाँ पर उसमें से प्रश्न लिए हैं, क्योंकि 10 सॉल्व्ड प्रश्न पत्र इसमें दिए गए हैं और 5 अनसॉल्व्ड प्रश्न पत्र भी दिए गए हैं, जिसके माध्यम से बच्चे एक निश्चित समय में 2 घंटे का समय निर्धारित करके अपने उत्तर देते हैं, तो एक अभ्यास हो जाता है, इसीलिए अनसॉल्व्ड पेपर भी यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। उसी में से मैं प्रश्न ले रही हूँ। पर्वत प्रदेश में पावस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए और झेन की देन पाठ में चाजीन द्वारा की गई क्रियाओं का वर्णन करते हुए वर्तमान में इसकी आवश्यकता बताइए। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. अब हम देख रहे हैं आपके समक्ष जो स्लाइड है, डिसीजन मेकिंग की बात करें, सही और गलत की पहचान करना ना। हमारे समक्ष अनेक रास्ते, जैसा कि आप देख रहे हैं, भूल भुलैया से यहाँ दिखाई दे रही है और अपनी ही चिंताओं में हम खोए रहते हैं, क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय करना बहुत कठिन हो जाता है। और यही सही गलत की पहचान बच्चों में लाना और सकारात्मक क्षमता को विकसित करना, कि हम विकसित कर सकें बच्चों के उस भाव को जो हमें मनुष्यता के द्वारा बताए जा रहे हैं या जो हमें कारतूस के द्वारा समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जो हमें टोपी शुक्ला के माध्यम से सीख प्रदान की जा रही है, और वो वर्तमान में कहाँ हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें प्रश्नों को जो तैयार करना है वो डिसीजन मेकिंग के लिए तैयार करना है, कि बच्चे सही गलत का परीक्षण कर सकें और निर्णय क्षमता उनकी विकसित हो सके। क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं, हमने पढ़ा था और बहुत सी सीबीएसई द्वारा जारी की गई वेबिनार्स और सेमिनार्स के माध्यम से आप सभी अध्यापक अध्यापिकाएं 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करते हैं। तो वो 21st सेंचुरी स्किल्स जो हैं वो हमारे हिंदी शिक्षण में भी उतनी ही उपयोगी है, उतनी ही आवश्यक है। इसीलिए हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं,
हम इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं, हम एनालाइज करने की बात कर रहे हैं। और यही हमारी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं जिनकी आवश्यकता हमें आज है। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं कि कैसे हमें समस्याओं से निपटना है ना, कि टोपी शुक्ला के स्थान पर आप होते तो क्या करते। टोपी शुक्ला 3 बार एक ही कक्षा में फेल होता रहा, उसके बाद वो 10वीं कक्षा में तीसरे दर्जे में पास हुआ। तो क्या जो समस्या बच्चा झेल रहा था उस समय, एक बार वो बीमार हो गया, एक बार वो उसके मित्र भी दूर चला गया, उसके पास अपनी बात किसी से साझा करने के लिए कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था। तो इतनी सब समस्याओं के बाद भी उसने अंत में यह निर्णय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं जरूर पास होऊंगा, और वो हो गया। तो समस्याओं के बीच भी जब यह सोच लिया जाए कि हमें आगे बढ़ना है तो बढ़ा जा सकता है। तो यही समस्या से निदान की सीख हमें बच्चों को प्रदान करनी है कि किस प्रकार से आप अपनी समस्याओं को मानसिक व शारीरिक विकास में बाधा न डालने दें। हमें उन्हें निपटाने के लिए, उनसे निपटने के लिए क्या करना है, ऐसे प्रयास हमें जारी रखने हैं और प्रश्नों के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाने हैं। पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन से प्रश्न जो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र में सम्मिलित किए गए हैं, कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नजर बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे, जिस मनः स्थिति में जी रहे थे, उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं, मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हरिहर काका की 15 बीघे जमीन उनके लिए जी का जंजाल बन गई। कथन के आलोक में अपने विचार व्यक्त कीजिए कि जिस मनः स्थिति को यहाँ दर्शाया गया है वो हरिहर काका की 15 बीघे जमीन के लिए एक जंजाल सी बन गई है, क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। सामाजिक दूरी उन्होंने बना ली है, किसी से बोलते नहीं है, अपने आप में ही वे चिंतित हैं। तो क्या ऐसी परिस्थितियां हैं, क्यों ऐसा हो गया है, इसके आधार पर वर्णन करना। लेखक गुरदयाल सिंह अपने छात्र जीवन में छुट्टियों के काम को पूरा करने के लिए योजनाएं तैयार करते हैं। क्या आपकी योजनाएं लेखक की योजनाओं से मेल खाती हैं? अब यहाँ पाठ को पढ़ने के बाद जब बच्चा यह समझ तैयार करेगा कि जो लेखक की छुट्टियों के लिए योजनाएं थी वो उसकी योजना से मेल खाती हैं या नहीं खाती। अब आवश्यक नहीं है कि मेल खाती हो, अलग भी हो सकती है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो काम करने वाले हैं, जो पहले से ही कर लेते हैं और भी अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के कोर्स में भागीदारी अपनी रखते हैं या कुछ। तो बच्चा यहाँ पर स्वतंत्र है अपने अनुसार उत्तर देने के लिए। साथ ही आधार बनाना है पाठ को ना। पहले भी मूल्य परक प्रश्नों को सम्मिलित किया जाने लगा था सीबीएसई द्वारा। अलग से 5 अंक के एक मूल्य परक प्रश्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते थे, लेकिन बच्चे जब उत्तर देते थे तो वो बिल्कुल पाठ से जोड़ते नहीं थे उन उत्तरों को। तो यह आवश्यक है कि बच्चा पाठ के आधार पर, क्योंकि आधार तो हमारा वही रहना है, लेकिन सीख हमें आज के समय में भी प्रदान करनी है, इसीलिए दोनों में तालमेल बनाकर उत्तर देना होगा। अगला प्रश्न देख, वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता है, इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। वाह, दादी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए। तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास तो हो गई। टोपी ज़हीन होने के बावजूद कक्षा में 2 बार फेल हो गया। जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों से हार मान लेना कहां तक उचित है? टोपी जैसे बच्चों के विषय में आपकी क्या राय है? तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ऐसी परिस्थितियों से दूर करने के लिए बच्चों के से विचार पूछे जा रहे हैं। अब जो प्रश्न आपके समक्ष यहाँ दिए गए हैं, ये स्कोर प्लस सीबीएसई सैंपल पेपर जो कि गोयल ब्रदर्स प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है, उससे ये प्रश्न लिए गए हैं। और देख रहे हैं आप, प्रश्नों का प्रारूप बिल्कुल उसी प्रकार से है
जिस प्रकार सीबीएसई द्वारा जारी किया गया। हमारे समक्ष आज जब हम बाजार में देखते हैं तो बहुत से सैंपल क्वेश्चन पेपर उपलब्ध हैं, बहुत से प्रकाशनों ने ये सब तैयार किए हैं, लेकिन आवश्यक है कि जो सीबीएसई पैटर्न पर पूरी तरह से तैयार किया गया हो, आप उसी प्रश्न पत्र का प्रयोग करें, उसी पुस्तक का प्रयोग स्वयं भी करें और बच्चों को भी उसी को करने के लिए प्रेरित करें, जिससे उनमें कोई शंका नहीं रह जाएगी। अन्यथा यही रहता है कि अच्छा इस किताब में इतने मार्क्स का दिया है, इसमें इतने मार्क्स का दिया है, इसमें शब्द सीमा इतनी है, इसमें इतनी दी गई है, तो वो काफी मुश्किल स्थिति हो जाती है बच्चों के लिए भी। तो एक सही ढंग से तैयारी के लिए आवश्यक है कि आप सही प्रश्न पत्रों का प्रयोग करें। यहाँ प्रश्न दिया गया उसी आधार पर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के लिए कि हरिहर काका की जिंदगी से संबंधित बात है और कथानक द्वारा कहानी में इस प्रकार के वाक्यों को जोड़ने का क्या कारण हो सकता है, कथावाचक और हरिहर काका के संबंधों पर प्रकाश डालिए। अन्य प्रश्न यहाँ दिया गया, जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते, उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती। अपने आसपास हम ऐसे अनेक उदाहरण देखते हैं जहां समान भाषा वाले लोग आपसी व्यवहार अच्छी तरह से करते हैं। वहीं कुछ उदाहरण ऐसे भी होते हैं जहां एक दूसरे की भाषा का मजाक बनाया जाता है। विभिन्नता में एकता की पहचान भारत की इस विशेषता पर बल देते हुए बहुभाषिकता का महत्व बताइए तथा पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। जहां बहुभाषिकता की बात की जा रही है तो वहां पर हम देखें कि किस प्रकार से हमारी नई शिक्षा नीति भी बहुभाषिकता की बात करती है। विभिन्नता में एकता जो कि हमारे देश की पहचान है, बहुत सी भाषाएं बोलने वाले बच्चे हमारी एक ही कक्षा में उपस्थित होते हैं, तो सभी एक दूसरे की भाषा का सम्मान करें तो जो भाषिक मनमुटाव भेदभाव है वह समाप्त हो जाएगा। और इसीलिए आवश्यकता है ऐसी वाक्यों के आधार पर अपनी कक्षा में परिचर्चा करने की, बच्चों में उस सोच समझ को जागृत करने की और उनके विचारों को एक नई दिशा प्रदान करने। टोपी इरफान से अपने मन की सारी बातें साझा करता था। इरफान के चले जाने के बाद टोपी बिल्कुल अकेला हो गया था। क्या वास्तव में हमें अपने मन की सारी बातें किसी से कहनी चाहिए? टोपी शुक्ला कहानी के आधार पर विचार व्यक्त करते हुए अपना मंतव्य भी स्पष्ट कीजिए कि टोपी शुक्ला के आधार पर अपने मन की बातें हमें किसी से कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, इस आधार पर अपने विचार प्रकट करने हैं। तो प्रश्नों का आधार आप देख रहे हैं किस प्रकार से स्तरीय प्रश्नों को यहाँ पूछा गया है और उच्च स्तरीय चिंतन कौशल वाले प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. कुछ अन्य प्रश्न मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्कोर प्लस से ही। पर्यटन हम सभी के जीवन का अभिन्न अंग है। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच चैन भरे कुछ पल शायद इसी प्रकार संभव है। शांत वातावरण में अपने लिए जीना और अपनों के लिए जीना आवश्यक है। आपके द्वारा इस सत्रीय पाठ्यक्रम में चैन के पल बिताने के लिए लेखक ने क्या किया? अब देखिए यहाँ पर पाठ का नाम नहीं दिया गया, ओपन एंडेड प्रश्न है, बच्चे को सोचना है। जब उसने पाठ अच्छी तरह से पढ़ा होगा, जितने भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठ हैं उनमें से उसे सोचना होगा कि किसमें शांत वातावरण की बात की गई है
अपने दिमाग को शांत कैसे किया जा सकता है, कौन से पाठ में बताया गया है, तो क्या वास्तव में इसकी आवश्यकता हमें आज भी है, क्यों है, यह बताना। इस सत्र में पढ़ी गई इस सत्र के पाठ्यक्रम में पढ़ी गई कौन सी कविता देश के प्रति समर्पण को व्यक्त करती है? देश के प्रति समर्पण भाव कहाँ अभिव्यक्त हो रहा है, इसका केंद्रीय भाव लिखिए। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी को हानि पहुंचाना मनुष्यता नहीं है। हरिहर काका के साथ ऐसा हुआ। हरिहर काका को जबरन उठा ले जाया गया और उनके साथ जो बर्ताव हुआ उसका वर्णन कीजिए। हम कोई गलती ना करते तो वह अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते, कहते शाबाश, वेल बिगिन अगेन, 1 2 3 3 2 1। उनकी शाबाश फौज के तमगों जैसी लगती, और पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगों से क्यों लगती थी, स्पष्ट कीजिए। तो आप देख रहे हैं प्रश्नों को तैयार इसी प्रकार किया गया है जैसे कि सीबीएसई द्वारा किया गया। अगला प्रश्न हमारा अनुच्छेद लेखन पर आधारित है। 6 अंक निर्धारित किए गए हैं, 150 शब्दों में लिखना है। 3 इसके लिए विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक पर बच्चे को अपने विचार व्यक्त करने हैं। पहला विषय है आभासी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जो कि बच्चों ने स्वयं इतने समय में इस का अध्ययन किया है, इस प्रकार से अध्ययन किया है, बच्चे भली भांति परिचित हैं इससे। क्यों आवश्यक है सहनशीलता, और मेरे सपनों का भारत, 3 विषय यहाँ दिए गए हैं। सीबीएसई के द्वारा निर्धारित की गई अंक योजना में मूल्यांकन के बिंदु रहेंगे। भूमिका के लिए 1 अंक, विषय वस्तु के लिए 4 अंक और भाषागत अशुद्धियों के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार से 6 अंक यहाँ दिए गए हैं। अनुच्छेद लिखना और किस प्रकार के विषय को सम्मिलित करना, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। प्रेमचंद जी के का चित्र आप सभी देख रहे हैं, और हम सभी ब पाठ्यक्रम से जुड़े हुए अध्यापक अध्यापिकाएं यहाँ एक मंच पर आज विराजमान है। जो कि आप देख रहे हैं, प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ और देहावसान 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। यानी कि इतने समय पहले प्रेमचंद जी ने जो लिखा वह आज भी बिल्कुल सही साबित होता है। और यही कारण है कि नई शिक्षा नीति के आधार पर हम अपने पढ़ाने के ढंग, पढ़ने के ढंग और मूल्यांकन के ढंग को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, सफा चढ़, सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या पर। समय कह दिया, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कापी सामने खोले, कलम हाथ को लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत बड़ी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है। जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसे 4 पन्ने लिखने की जरूरत। तो जिन रटे रटाए परंपरागत विषयों का हम चयन करते हैं उससे कुछ अलग सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक बच्चे अपनी मौलिक अभिव्यक्ति नहीं देंगे, जब तक हम पिछले चले आ रहे विषयों का ही सम्मिलन अपने प्रश्नों में करते रहेंगे। जब आप वर्तमान से जुड़ते हुए ऐसे विषयों का चयन करेंगे तभी बच्चे अपनी सोच को स्वतंत्र रूप से, मौलिक रूप से कर पाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ स्कोर प्लस में दिए गए प्रश्नों को यहाँ दिखाया गया है। कामकाजी नारी का एक दिन, भारत के राष्ट्रीय पर्व, कोरोना वायरस अथवा कोविड-19। तो जिन तथ्यों को बच्चे देख रहे हैं, जो अपने जीवन के अनुभव से जिसके के लिए ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे विषयों का चयन हमें करना है। कुछ अन्य प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। विज्ञान के लाभ, परोपकार सबसे बड़ा मानव धर्म और मेरी पहली रेल यात्रा, इस प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है स्कोर प्लस में। और सभी प्रश्न जो हैं बच्चों के जीवन से जुड़े हुए हैं,
तो वर्तमान में जिस प्रकार के प्रश्नों को पूछने और जिस प्रकार की लेखन कौशल को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, उसी को यहाँ आधार बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, जो कि सीबीएसई द्वारा जारी किए गए प्रश्न पत्र से लिया गया है। निम्नलिखित, आप शौर्य या शार्वी हैं। आपने अपने लिए ऑनलाइन पुस्तकें खरीदी थी, रुपए जमा हो गए, परंतु पुस्तकें प्राप्त नहीं हो सकी। तो ऑनलाइन बाजारीकरण का जो हमारा दौर चल रहा है, उसमें ऐसा बहुत बार हो जाता है। तो इस बात की शिकायत करते हुए संबंधित अधिकारी को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। अथवा आप सृष्टि सार्थक हैं, बेंगलुरु से चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा करते समय अपना कीमती सामान आपका जल्दबाजी से गाड़ी में रह गया। आपके द्वारा की गई शिकायत से आपका बैग वापस मिल गया, इसकी प्रशंसा करते हुए समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। आरंभ और अंत की औपचारिकताओं के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। विषय वस्तु के लिए 3 अंक और भाषा के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। आरंभ और अंत की जो औपचारिकताएं हैं, उनके विषय में ये ध्यान रखें कि बच्चे अपना पता और जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसका पता अवश्य लिखें। अपना पता के रूप में बच्चे परीक्षा भवन, स्थान का नाम और उसके बाद दिनांक लिख के जिसे भेजा जा रहा है सेवा में, के बाद में उसके लिए लिखा जाए। जैसे यहाँ प्रधानाचार्य को लिखा जा रहा है, तो अपना पता लिखने की आवश्यकता नहीं है, बच्चा कक्षा और विभाग लिखकर भी अपना काम चला सकता है। तो जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ स्कोर प्लस के माध्यम से एक प्रश्न दर्शाया गया है। शारीरिक व्यायाम स्वास्थ्य की दृष्टि से अति आवश्यक है। अपने विद्यालय में एक कुशल योग प्रशिक्षक को रखने का अनुरोध करते हुए प्रधानाचार्य को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। पत्र लेखन के लिए बच्चों को हम यह भी समझा सकते हैं कि अगर अपने पत्र की विषय वस्तु को हम 3 अनुच्छेदों में, 3 पैराग्राफ में बांट कर लिखें तो वह अधिक स्पष्ट होगी। जिसमें पहले पैराग्राफ में निवेदन करते हुए और किस विषय में पत्र लिखा जा रहा है इसका वर्णन, दूसरे में इसका विस्तार और तीसरे में धन्यवाद ज्ञापन करते हुए उस कार्य को करने के लिए आगामी रूप से कार्यवाही की जाए या उसका धन्यवाद ज्ञापन, इस प्रकार से अपने विचार लिखे जाए। अगला प्रश्न यहाँ दिखाया गया है। आप राम प्रकाश भारद्वाज या रमा देवी छात्रावास में रहते हैं। आपके पिताजी ने पुस्तकें खरीदने हेतु मनी ऑर्डर से कुछ राशि भेजी थी, आपको नहीं मिली। पूरा विवरण देते हुए विषय पर पोस्ट मास्टर को लगभग 120 शब्दों में शिकायती पत्र लिखिए। तो यह भी स्कोर प्लस के माध्यम से लिया गया एक प्रश्न है और जिसमें आप देख रहे हैं पूरे फॉर्मेट को सही ढंग से अपनाया गया है और साथ ही संलग्नक के रूप में दिया गया है मनी ऑर्डर की रसीद। तो ये छोटी छोटी बातें हमें बच्चों को याद करवा देनी है कि जिस प्रकार का प्रश्न आएगा कि आप उसका प्रूफ क्या दे रहे हैं ना, तो ये संलग्नक के रूप में इस प्रकार से सम्मिलित किया जाए। जो जो जानकारी आवश्यक है उस की खोजबीन के लिए, उसकी जांच के लिए। कुछ प्रश्न यहाँ स्कोर प्लस के अनसॉल्व्ड पेपर से मैंने लिए हैं। आपके जिले में आपराधिक घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं, इसकी रोकथाम के लिए अथवा जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखिए लगभग 120 शब्दों में। यात्रा करते समय मेट्रो में सामान छूट गया और बैग और मोबाइल को मेट्रो कर्मचारियों द्वारा वापस भेज दिए जाने से उनकी ईमानदारी की प्रशंसा करते हुए प्रबंधक को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, सूचना लेखन। आप निवासी कल्याण संघ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश सुब्रमण्यम हैं। अपने क्षेत्र में मुख्य पार्क में आयोजित होने वाले योग शिविर के विषय में जानकारी देते हुए लगभग 50 शब्दों में सूचना तैयार कीजिए। अथवा आप साहित्य संघ की सचिव सुपोर्णा चक्रवर्ती हैं। आपके कखग विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है, इसके लिए एक सूचना लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए। यह ख दिया गया है। आप कक्षा 10वीं के लियोनार्ड और बैंडेट हैं। विद्यालय के बास्केटबॉल मैदान में आपको एक घड़ी मिली है, इससे संबंधित सूचना विद्यालय के सूचना पट के लिए तैयार कीजिए जिससे घड़ी खोने वाला छात्र उसे प्राप्त कर सके। इसके साथ एक और विकल्प दिया गया है यहाँ, आप अपने विद्यालय में इको क्लब के अध्यक्ष हैं। पर्यावरण दिवस के लिए आप विभिन्न कार्यक्रम करवाना चाहते हैं और इको क्लब के सभी सदस्यों की सभा इसी संदर्भ में आयोजित करने के लिए एक सूचना आपको तैयार करनी है।
सूचना लेखन के लिए अंक विभाजन किस प्रकार से रहेगा? औपचारिकताओं के लिए आधा अंक दिया गया है, विषय वस्तु के लिए 1.5 अंक और भाषा के लिए आधा अंक निर्धारित किया गया है। तो कुल 2.5 अंक आपकी एक सूचना के लिए यहाँ सम्मिलित किए गए हैं। इस समय जो आपके समक्ष स्लाइड है, स्कोर प्लस में दिया गया एक प्रश्न है जिसमें नेत्र परीक्षण के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रारूप बिल्कुल स्पष्ट है कि एक बॉक्स बनाना है, स्कूल का नाम, सूचना शब्द का प्रयोग, दिनांक का प्रयोग, विषय का प्रयोग, फिर लगभग 50 शब्दों में जानकारी, हस्ताक्षर, नाम और पदभाग। अगला प्रश्न इसी प्रकार से स्कोर प्लस के माध्यम से दिया गया है। आप इस वर्ष दशहरे के अवसर पर विद्यालय के प्रांगण में मेले का आयोजन करना चाहते हैं। इसी से संबंधित सूचना विद्यालय के सूचना पट के लिए लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए। अगला ख भाग इसका, जिसमें एक और विकल्प दिया गया है कि आप डीएनसी पब्लिक स्कूल भरतपुर राजस्थान से हैं और बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास हेतु आपको राहत सामग्री भेजनी है। इसके लिए किस प्रकार से आप इच्छुक विद्यार्थियों को या इच्छुक लोगों को एकत्रित करेंगे और उनसे सामान लेकर आप वहां भेजेंगे, इसकी जानकारी, इसकी सूचना जारी की जाए। एक अन्य प्रश्न विकल्प के रूप में प्रधानाचार्य की ओर से विद्यालय में स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने जा रही खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। अच्छा, एक प्रश्न मैं देख रही हूँ, स्टूडेंट नीड टू राइट द सेंडर्स नेम एट द एंड और XYZ एट द एंड इन द लेटर। सर, बोर्ड की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो क ख ग लिखना सही है, क्योंकि हमें किसी विद्यालय का नाम नहीं देना और अपना नाम बच्चे को नहीं देना। लेकिन प्रश्न में जैसा कि आपने देखा, बोर्ड द्वारा जो प्रश्न पत्र दिया गया है उसमें यदि नाम दिया गया है तो उस नाम का प्रयोग करेंगे, और यदि बच्चा नाम का प्रयोग कर भी देता है तो उसके लिए अंक नहीं काटे जाते। प्राथमिकता हम इस बात की दें कि बच्चे एक ऐसा अभ्यास कर लें कि वो नाम दिया हुआ है प्रश्न में तो तभी नाम का प्रयोग करें, अन्यथा क ख ग अपने नाम की जगह या विद्यालय के नाम की जगह अ ब स विद्यालय, अ ब स नगर, इस प्रकार से बच्चा अपने पत्र में प्रयोग करे या कहीं और जहां लिखना है आवश्यक प्रश्न में। लेकिन अगर नाम लिख देता है तो भी उसके लिए अंक नहीं कटेंगे। तो अगला जो हमारा प्रश्न है ये सूचना से संबंधित ही है, इस पर हमने चर्चा कर ली थी। आगे हम देखते हैं, स्कोर प्लस में दिए गए एक अनसॉल्व्ड पेपर से मैंने प्रश्न दिए हैं। आप सार्वजनिक पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, उसमें नई सदस्यता संबंधी सूचना जारी करनी है, उसके संबंध में एक सूचना जारी कीजिए। विद्यालय की अर्धवार्षिक परीक्षा के पूर्व घोषित कार्यक्रम को एक दिन के लिए आकस्मिक अवकाश के कारण आगे बढ़ा दिया गया है। इसकी जानकारी देते हुए संबंधित छात्रों को लगभग 50 शब्दों में एक सूचना लिखिए। ख भाग है इसका, विद्यालय परिसर में किसी छात्रा की 2 पुस्तकें खो गई हैं, जिस किसी को ये मिले अनुशासन अधिकारी के कार्यालय में जमा करा दें। अनुशासन अधिकारी की ओर से इस आशय की सूचना लगभग 50 शब्दों में लिखिए। अथवा आप विद्यालय की पत्रिका समिति की अध्यक्षा हैं, बढ़ती प्रदूषण की रोकथाम विषय पर विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। स्तरीय निबंधों को विद्यालय की पत्रिका में छापा जाएगा। इस आशय की सूचना देते हुए लगभग 50 शब्दों में लिखिए। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium.
Bright Duty follows three-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. अब आप देख रहे हैं आपके समक्ष एक सूचना के 7 ककार यहाँ दिए गए हैं। हम सूचना लेखन जब बच्चों को करवाते हैं और किन किन बातों को सम्मिलित करना है, क्या क्या होना चाहिए, काफी बार हम समझाने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला के रूप में मैं इस काम को करवाती हूँ और मैं कहती हूँ इसके लिए 7 ककार हैं। ककार क्यों? क्योंकि क वाले हैं, है ना। एकता कपूर वाले सारे सीरियल क से शुरू हो रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारे सूचना वाले ककार 7 ककारों की मैं बात कर रही हूँ। और जो अवधारणा मानचित्र और सूचना के संबंधित जानकारी दी गई है, ये नूतन व्याकरण सुधा जो गोयल ब्रदर्स प्रकाशन द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है पाठ्यक्रम ब के लिए, उसमें दिया गया ही पृष्ठ है जिसे मैंने यहाँ लिया है और सूचना के 7 ककार इसी में दिए गए हैं। इस प्रकार की आवश्यक जानकारी सभी पाठों के साथ यहाँ दी गई है, अवधारणा मानचित्र के साथ इस पुस्तक में। सूचना के 7 ककार हैं, किसके लिए, कब, कहाँ, क्यों, किस लिए, क्या, किसके द्वारा। तो ये 7 शब्द बच्चों को याद रखने हैं, किसके लिए, कब, कहाँ, क्यों, किस लिए, क्या, किसके द्वारा, कि ये 7 शब्द हमारी सूचना में यदि सम्मिलित है तो हमारी सूचना पूर्ण रूप से सही मानी जाएगी कि किसके लिए सूचना लिखी जा रही है, कब वो कार्य होगा, कहाँ होगा, क्यों होगा, किस लिए ये आयोजन किया जा रहा है, क्या होगा इससे और किसके द्वारा सूचना लिखी जा रही है। इन सभी शब्दों के माध्यम से हम बच्चों को सूचना लेखन के लिए सरल ढंग से तैयार कर सकते हैं। आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मीनाक्षी जी बिल्कुल करवाना है बच्चों को। इसकी सूचना आरंभ में ही सीबीएसई द्वारा दे दी गई थी कि पिछले साल की तरह ही हमें आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट करवाना है और किसी एक विषय में आप एक भारत श्रेष्ठ भारत वाले जो स्टेट दी गई है उसके साथ कंपैरिजन या उससे संबंधित किसी एक विषय में आप प्रोजेक्ट तैयार करवा सकते हैं। अन्य विषयों में, यानी कि जैसे मान लीजिए आप कक्षा 10वीं की बात कर रहे हैं तो जो 5 मुख्य विषय हैं उनमें से आपने मान लीजिए इंग्लिश में आपने ऐसा कराया कि जिसमें दिल्ली और सिक्किम का कंपैरिजन है ना, कि वहां आपने सिक्किम वाला प्रोजेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट में यदि करवाया है तो अन्य विषयों में आपको सिक्किम से संबंधित करवाने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी अन्य क्रियाकलाप को वहां पर प्रोजेक्ट के रूप में करवा सकते हैं। तो आप वहां हिंदी भाषा से संबंधित या जो नए तरीके से आप विभिन्न आईसीटी का प्रयोग करते हुए अपने कला समेकित अधिगम का प्रयोग कर सकते हैं। सूचना में दिनांक को ऊपर लिखेंगे। अब यहाँ प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो विज्ञापन लेखन से संबंधित हैं। और अगला प्रश्न जो हमारा विज्ञापन को दर्शाता है, स्वच्छता से संबंधित विज्ञापन तैयार करना। और आपके विद्यालय में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है जिसमें हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जी विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित हैं। इसका प्रचार प्रसार करने के लिए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। अन्य प्रश्न यहाँ दिया गया, ख भाग में आपके क्षेत्र में निवासी कल्याण संघ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक पुस्तकालय तैयार किया गया जिसमें प्रत्येक आयु वर्ग के लिए पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसके प्रचार प्रसार के लिए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। अथवा तो आपकी कक्षा को विद्यालय के मेले के लिए हस्त निर्मित सामग्री और चित्रों की प्रदर्शनी लगानी है। अपने
इस प्रदर्शनी को बढ़ावा देने के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। विज्ञापन के लिए अंक योजना रहेगी, विषय वस्तु 1 अंक, प्रस्तुति 1 अंक और भाषागत शुद्धता के लिए आधा अंक दिया गया है। स्टेट्स के लिए जो आप मैसेज कर रहे हैं, जैसा पिछले वाला सत्र आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के विषय में दिया गया है सर्कुलर, 14 मई का सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 33 या 34 है, सर्कुलर नंबर 33/2020 या 34, एग्जैक्ट नंबर मुझे इस समय याद नहीं है, या 33 है या 34, आप दोनों चेक कर लीजिएगा। एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का है और दूसरा आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का है। तो उसमें जो जानकारी दी गई है उसी जानकारी के आधार पर आपको अब की बार भी सारे प्रोजेक्ट तैयार करने हैं। उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि आपको किसी एक स्टेट के आधार पर एक विषय में सम्मिलित करना है और अन्य विषयों में आप अपने अनुसार कोई अन्य प्रोजेक्ट तैयार करवा सकते हैं। स्कोर प्लस के आधार पर यहाँ एक विज्ञापन दिखाया गया है जिसमें निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा के लिए विज्ञापन तैयार करने की बात कही गई है। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, रक्तदान से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए एक विज्ञापन सरकार की ओर से। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जनहित में जारी इस प्रकार से हमें बच्चों को अभ्यास करवाना है। लड़कियों की घटती संख्या के लिए स्कोर प्लस द्वारा दिया गया यह प्रश्न है, जन जागरूकता लाने के लिए कि बिटिया जब तक दुनिया तब तक, आज देश की यही पुकार, नारी रक्षा की है दरकार। इस प्रकार से जनहित में जारी विज्ञापन तैयार करवाना। 50 शब्द सीमा जो दी गई है उसके आधार पर हम तैयार करवाएंगे विज्ञापन अपना। और कुछ और विज्ञापन यहाँ एक अनसॉल्व्ड पेपर से लिए गए हैं, उसे यहाँ दर्शाया गया है। कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि आपके परीक्षा भवन में कलर्स ले जाने दे रहे हैं तो बच्चे कलर्स बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। विज्ञापन में चित्र बनाना आवश्यक नहीं है और चित्र उसे सुंदर बनाता है, प्रस्तुतिकरण को अच्छा बना रहा है, लेकिन विज्ञापन लिखने के लिए अंक प्रदान किए जा रहे हैं। तो चित्र एक रूपरेखा के एक साधारण सा चित्र भी हो सकता है या चित्र नहीं भी हो, तब भी उसके लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। आर्ट इंटीग्रेटेड रिलेटेड टू सिलेबस चैप्टर आप करवा सकते हैं। तो 2 प्रोजेक्ट करवाने की जरूरत नहीं है, प्रोजेक्ट एक ही करवाना है। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग हम कहीं से भी करवा सकते हैं और वो आपकी मल्टीपल असेसमेंट स्ट्रेटेजीज जिसे आप अब करवा रहे हैं और जो आपने अभी जाना था कि 10 अंक जो हमारे रहेंगे वह वहां निश्चित किया गया है, आप उसमें जोड़ सकते हैं उसे। जी मैम, पत्र का प्रारूप सभी पुस्तकों में भिन्न मिलता है और यह भी लिखा जाता है कि पत्र के किसी भी प्रारूप को हम उसमें से अपना सकते हैं क्योंकि थोड़ी सी भिन्नता रहती है। कई बार व्याकरण की ऐसी आधिकारिक पुस्तक एनसीईआरटी द्वारा जो कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए तैयार की जा रही है, की प्रयोग की जा रही है, उसे आप देख सकते हैं क्योंकि उसमें कार्य सूची, कार्यवृत्त और अन्य जो लेखन संबंधी कौशल हैं, जिसमें नाटक लेखन या पत्र लेखन, कार्यालयीय पत्र, इसकी जानकारी दी गई है। उसमें भी आप भिन्नता देखेंगे, उसमें भी आप देखेंगे कि जो दिनांक है वो राइट हैंड साइड दी गई है। तो बच्चा दिनांक चाहे ऊपर लिख रहा है या नीचे लिख रहा है या इवन राइट हैंड साइड में लिख रहा है, तब भी आप उसे सही मानेंगे और अंक प्रदान करेंगे। भिन्नता वहां भी है। तो पत्र में थोड़ी बहुत भिन्नता होना भी कोई इतनी हमें नहीं लगता कि जो प्रारूप हमें औपचारिक के लिए कुछ बातों को ध्यान रखना है कि विषय उसमें सम्मिलित होना चाहिए। 3 पैराग्राफ में हम बांट कर लिखें, अपना नाम और भेजने वाले का नाम, यानी कि
उसके विषय में, चाहे क ख ग के रूप में, तो वो होना चाहिए। पत्र लेखन में लिफाफा जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप लिफाफा बनाएं। जी मैम, अंक विभाजन होता है और सांकेतिक उत्तर नहीं दिया जा रहा। और सीबीएसई द्वारा जो आप पहले सेमिनार्स आयोजित होते थे और उसमें पूरी एक रिटन मटेरियल भी, हैंडबुक भी टीचर्स को प्रोवाइड की जाती थी सीबीएसई के द्वारा, उसमें भी इस भिन्नता को आप देखेंगे कि वहां भी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हाँ इतनी ही लाइन छोड़नी है, इसके बाद ऐसा ही लिखा जाएगा। उसमें भी सभी प्रकार के रूपों को सम्मिलित किया गया है। इसीलिए हम बच्चों को भी ऐसा लिखने के लिए थोड़ी सी स्वतंत्रता देते हैं कि उन्हें औपचारिक में ये ध्यान रखना है कि किसे लिख रहे हैं, सेवा में का प्रयोग करें या ना करें, या तो ये भी कोई जरूरी नहीं है, फिक्स नहीं है। आप हिंदी में, अंग्रेजी में टू नहीं लिख रहे हैं, हिंदी में लिखें या नहीं लिखें, तो वो लिखें सेवा में, तो भी उसके कोई जरूरी आवश्यक नहीं है कि टू नहीं लिख दे अंग्रेजी में तो हिंदी में भी नहीं लिखें, वहां लिखा जा सकता है। और एक अच्छा इंप्रेशन ही मैं कहूंगी कि सेवा में देखने पर हमें मिलता है। हाँ जी, अपना पता भी देगा। अपना पता के रूप में ही हमने परीक्षा भवन की बात की थी कि परीक्षा भवन के रूप में बच्चा अपना पता दे सकता है। जी, लघु कथा की ओर आगे बढ़ रही हूँ मैडम। 8वां प्रश्न उसी पर है। पल्लवी जी आगे चलते हैं। मुकेश जी अपना प्रश्न दोबारा लिखें, मुझे यहाँ पता नहीं चल रहा एंड हाउ मेनी आपने लिखा। इससे पहले वाला मैसेज मैं नहीं देख पाई हूँ। सूचना लेखन में संस्था के नाम के बाद आ सकता है सूचना शब्द का प्रयोग, और ऊपर भी लिखा जा सकता है। क कंपनी द्वारा निर्मित जल की विशेषताएं बताते हुए विज्ञापन का आलेख 50 शब्दों में तैयार कीजिए। अथवा विद्यालय के रंगायन द्वारा प्रस्तुत नाटक के बारे में नाम, पात्र, दिन, समय, टिकट दर आदि की सूचना देते हुए एक विज्ञापन का आलेख तैयार कीजिए। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. अब विज्ञापन को मैं 5 शब्दों के माध्यम से बच्चों को याद करवाने के लिए याद करने के लिए कहती हूँ कि 5 शब्द ये याद रखें, तो अपने विज्ञापन को अच्छी तरह से और पूर्णता एक प्रदान कर सकते हैं। आपके समक्ष जो पृष्ठ दिया गया है यहाँ नूतन व्याकरण सुधा से लिया गया है, इस पुस्तक में इस प्रकार से प्रत्येक पाठ को अवधारणा मानचित्र, कंसेप्ट मैप, माइंड मैप के माध्यम से प्रस्तुत किया गया और सरल ढंग से बच्चे याद रख सकें उसे यहाँ वर्णन किया गया है। उसका वर्णन किया गया है, आप देखें मुख्य बिंदु के रूप में हमने दिया नाम, दाम, काम, कब, कहां। ये 5 शब्द ही बच्चों को याद रखने हैं, नाम, दाम, काम, कब, कहां। नाम से मतलब है विज्ञापित वस्तु का नाम, जो कि कम से कम 2 या 3 बार नाम का प्रयोग अवश्य होना चाहिए जिस वस्तु का विज्ञापन किया जा रहा है। दाम यानी कि कीमत या सेल, कोई स्कीम जो उसके साथ तैयार की गई है उसे मैं दाम के रूप में लेती हूँ। काम से मतलब है किसी उस वस्तु के गुणों का प्रदर्शन, आकर्षक शब्दों में उसको काव्यात्मक पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत करना। कब का मतलब है कब उपलब्ध होगी वह वस्तु, कब उपलब्ध होगी और कहां से हम प्राप्त कर सकते हैं इस बात की जानकारी।
तो आप देखेंगे कि इन 5 शब्दों के माध्यम से हम अपने विज्ञापन में पूर्णता ला सकते हैं। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में लघु कथा लिखिए। तो लघु कथा लेखन के लिए लगभग 120 शब्द निर्धारित किए गए हैं। परोपकार का परिणाम अथवा अपूर्व संतोष, 2 लघु कथा के लिए विषय यहाँ दिए गए हैं और शब्द सीमा 120 शब्द, विषय वस्तु 2 अंक, प्रस्तुति 2 अंक और भाषा 1 अंक निर्धारित की गई है। इस प्रकार से लघु कथा लिखनी है और लघु कथा के लिए यहाँ बच्चे स्वतंत्र हैं अपने विचार अभिव्यक्ति करने के लिए, अपने पात्रों का चयन करने के लिए, लेकिन जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है लघु कथा शॉर्ट में हमें लिखवानी है और चर्चा करनी है, तो हम बच्चों को कहें कि अधिक पात्रों को सम्मिलित ना करें, कम से कम पात्रों को लें ताकि वो लघु कथा अधिक स्पष्ट रह सके। स्लोगन लिखना है लक्ष्मी जी, वो मैंने दाम उसमें लिखा, नाम दाम काम, काम वाले में मैंने बताया कि हम स्लोगन भी लिखेंगे, काव्यात्मक पंक्ति जिसको मैं कह रही हूँ कि आप कविता की 2 पंक्तियां हो। अच्छा, एक प्रश्न है कि अशुद्धि करने पर हम कितने अंक काटें, उस पर भी मैं अभी चर्चा करूंगी जब हम मूल्यांकन की बात करेंगे। इस प्रश्न के बाद लघु कथा के अंत में संदेश लिखने या सीख लिखने की अलग से आवश्यकता नहीं है। सीख हमारी कहानी से प्राप्त होनी चाहिए, ये बात स्पष्ट है ना, कि हमारी कहानी को पढ़ते हुए ही हमें अलग से हमने बड़े भाई साहब पढ़ी या हम और भी अनेक कहानियां हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें अलग से जरूरी नहीं है कि संदेश उसमें लिखा होना चाहिए। अलग से आपको शिक्षा या संदेश या सीख के रूप में लिखने या लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर लिख देते हैं बच्चे तो अंक भी नहीं काटने, ठीक है, लिख दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अलग से नहीं लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि हमारी कहानी ऐसी होनी चाहिए कि उसे पढ़कर किस सीख को प्रदान करना चाहते हैं वो स्पष्ट हो जाए, या कहानी को इस ढंग से हम प्रयोग करें कि वो एक सीख प्रदान कर रही हो, तो भी हमारी बात स्पष्ट हो जाती है। जैसे एक कहानी मैं आपको सुनाती हूं जिसके माध्यम से हमें पता चल रहा है कि कौन सी सीख आ रही है ना। जैसे मैं ले रही हूं यहाँ पश्चाताप, मान लीजिए मैंने विषय लिया पश्चाताप। तो मनु बहुत सुंदर और समझदार लड़का था। वह अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके पड़ोस में कुछ नए लोग आकर रहने लगे। मिलनसार होने के कारण मनु का सबसे अच्छा मेलजोल हो गया। उनका बेटा अतुल उसी की उम्र का था। उसकी हर बात को वह मानने लगा, चाहे वह सही हो या गलत। ऐसा लगता था जैसे उसकी बुद्धि ने काम करना ही बंद कर दिया है। हर समय बस अतुल के साथ ही रहना और मोबाइल पर उसके साथ गेम्स खेलना, यही मनु की दिनचर्या रह गई। माता पिता और अध्यापकों द्वारा बार बार समझाने पर भी मनु ने उसकी बात नहीं मानी। उसे लगता था कि मोबाइल गेम से नफरत होने और पुराने विचारों के होने के कारण वे ऐसा कहते हैं। धीरे धीरे वह पढ़ाई में पिछड़ता चला गया। प्री बोर्ड की परीक्षा पास न कर पाने पर मनु को होश आया। वह बहुत रोया। पश्चाताप के आंसुओं के साथ उसने निर्णय किया कि वह अतुल और मोबाइल गेम्स का साथ छोड़ देगा। माता पिता और अध्यापकों के सहयोग से वह पढ़ाई में जुट गया। बोर्ड की परीक्षा का परिणाम आ गया। मनु पास तो हो गया, परंतु उसके अच्छे अंक नहीं आ पाए। उसने दृढ़ निश्चय किया कि भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं दोहराएगा और आगे से मन लगाकर पढ़ाई करेगा। पश्चाताप स्वरूप मिली सीख से मनु के माता पिता संतुष्ट हो गए और उन्होंने मनु को गले से लगा लिया। तो हमने यहाँ पर सीख अलग से प्रदान नहीं की, कविता हमारे कहानी में ही, लघु कथा में ही हमारी सीख सम्मिलित हो गई। बहुत ज्यादा पात्रों को हमें सम्मिलित नहीं करना। भूतकाल में हमने अपनी कहानी को लिखना है। ये छोटे छोटे बिंदु हैं जो हम बच्चों के साथ अवश्य साझा करें। इस प्रकार से कुछ उदाहरण यहाँ सम्मिलित की गए हैं स्कोर प्लस के माध्यम से कहानी लेखन के लिए, लघु कथा लेखन के लिए।
संवेदना एक अन्य विषय यहाँ सम्मिलित किया गया। इसी प्रकार से अन्य विषय यहाँ दिए गए। सच्चाई का साथ या अनोखी मित्रता, जो इसके अनसॉल्व्ड पेपर से मैंने लिए हैं। अब हम अंक योजना की बात कर रहे हैं या मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। अंक योजना का उद्देश्य मूल्यांकन को अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ बनाना है और प्रश्न पत्र में जो अंक योजना में दिए गए उत्तर हैं वो अंतिम बिंदु नहीं माने जाते। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट वही हो तभी आप बच्चे को अंक प्रदान करेंगे, अन्यथा नहीं। ये एक सुझावात्मक है और सांकेतिक है। परीक्षार्थी इन सांकेतिक बिंदुओं से भिन्न किंतु उपयुक्त उत्तर दें तो भी आप अंक प्रदान करेंगे। समान त्रुटियों के लिए स्थान स्थान पर अंक ना काटे जाएं। एक ही शब्द, मान लीजिए आशीर्वाद शब्द बच्चे को लिखना है और उसने 10 जगह उसका प्रयोग किया, तो वो प्रत्येक स्थान पर आप उसको अशुद्धि मार्क करते हुए अंक नहीं काटेंगे। उसके लिए एक ही बार अंक काटा जाएगा। और आपने देखा सीबीएसई द्वारा जो अंक विभाजन किया गया है उसमें भाषागत अशुद्धि के लिए बहुत अधिक अंक निश्चित नहीं किए गए हैं। आधा अंक या 1 अंक रचनात्मक लेखन में यदि 2.5 अंक का है तो वहां आधा अंक भाषागत अशुद्धि के लिए दिया गया है, या 5 अंकों का है तो 1 अंक भाषा के लिए दिया गया है। अधिक अंक वहां पर किस बात के हैं? रचनात्मकता के हैं। फिर है गुणवत्तापूर्ण सटीक उत्तर देने पर 100% अंक देने में संकोच न किया जाए। और मूल्यांकन में 0 से 100 तक का पैमाना स्वीकार्य है। कितने भी अंक आप प्रदान कर सकते हैं। पूरे 100 अंक प्रदान किए जाएं, 100% अंक, यानी कि पूरे 40 में से 40 अंक आप दे सकते हैं। मूल्यांकन कार्य निजी व्याख्या के अनुसार नहीं, अंक योजना के अनुसार ही आपको करना है। कुछ अन्य प्रश्न यदि आपके हैं, 2.5 अंक के 2 विज्ञापन और 2 सूचनाएं बच्चों के लिए संघर्षमय हैं। ऐसा प्रयास तो हमें करवाना ही होगा। 2.5 अंक के लिए 2 अंक, 2 विज्ञापन और 2 सूचनाएं, ऐसा सीबीएसई द्वारा पाठ्यक्रम में दिया गया है। तो उसी प्रयास को हमें करवाना है। 2 घंटे का समय है। जब 3 घंटे में बच्चे जिस प्रश्न पत्र को हल करते थे उसके आधार पर कुछ कम है लेखन खंड, लेकिन शब्द सीमा जो दी गई है उसका पालन करते हुए यदि बच्चे करेंगे तो 2 घंटे में पेपर पूरा कर सकते हैं। अभ्यास तो करवाना ही होगा। पढ़ने के लिए जितना समय निर्धारित किया गया है, पठन के लिए उतना समय मिलेगा। सीबीएसई द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे, शीर्षक दिया जाएगा। गणेश जी, लघु कथा के लिए शीर्षक दिया गया है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र में। शीर्षक के आधार पर ही लिखना होगा बच्चों को, जिससे उनके कल्पनाशीलता को विस्तार ही मिलेगा। जब हम आरंभिक पंक्तियां देते हैं तो थोड़ा सा बच्चे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि किस आधार पर हम शुरू करें, तो वहां स्वतंत्र हैं बच्चे, अपने आधार पर किस कहानी को दिशा दे सकते हैं। और कोई प्रश्न? यस मैम। जी हाँ जी, एक्चुअली मेरा प्रश्न है, सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। आपको भी बहुत अच्छा रहा आपका वेबिनार, बहुत कुछ सीखने को मिला आपके वेबिनार से। एक्चुअली मैं कुवैत से हूँ और यहाँ पर नॉन हिंदी स्पीकिंग बच्चे हैं, सब कोई हिंदी में बात नहीं करता। सो अब की बार सबसे पहले तो बच्चों को लिखने का अभ्यास ही नहीं है, क्योंकि बच्चे एमसीक्यू करते आए हैं सारे पेपर। और सीबीएसई द्वारा अब की बार राइटिंग सेक्शन, क्योंकि रीडिंग का भी बच्चों के पास ऑप्शन नहीं है कि बच्चे रीडिंग सेक्शन में स्कोर कर सकें। सो जो स्पेशली जो कुछ बच्चे वीक बच्चे हैं उनका क्वेश्चन है कि सीबीएसई द्वारा ये विज्ञापन 2 इंक्लूड किए गए हैं और सूचना भी 2, और वो शब्द सीमा भी बढ़ा दी गई है, उनकी शब्द सीमा 50 तक कर दी गई है। सो ये बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होगा 2 घंटे में पेपर पूरा करना, क्योंकि बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं रही, आदत नहीं रही बच्चों को लिखने की। जी मैम, कुछ सुझाव देना चाहूंगी मैं। वो सिर्फ कुवैत के बच्चों के लिए ही नहीं, एक सही ढंग से कि हम सभी ऐसा प्रयास और अभ्यास करें तो थोड़ा सा सरल हम इस काम को कर सकते हैं और बच्चे भी रुचि पूर्वक इस काम को करेंगे, अभ्यास करेंगे। जैसे जो विषय हमारे सम्मिलित किए गए हैं, चाहे वो सूचना लेखन है या विज्ञापन लेखन है या अनुच्छेद लेखन है या लघु कथा लेखन है,
हम प्रयास करें कि इन लेखन के विषयों को, कि कुछ गतिविधियों को, लगभग 5 या 10 प्रश्न हम सामूहिक रूप से करवाएं, कि हम सामूहिक क्रियाकलाप के रूप में इन प्रश्नों को हल करवाएं। आप 4-4, 5-5 बच्चों के ग्रुप तैयार कर दें कि आपको ये इन प्रश्नों को हल करना है। आपको कहानी भी लिखनी है, ग्रुप में ही लिखनी है, या सूचना लिखनी है, वो भी ग्रुप में, विज्ञापन लिखना है, वो भी ग्रुप में। क्योंकि हमारे बच्चों को एक आदत पड़ चुकी है मैम, कि जो भी लिखा जा रहा है, अभी पिछले 2 सालों में, चाहे वो किसी भी विद्यालय का और कहीं का भी बच्चा हो, ऑनलाइन के माध्यम से जो प्रभाव हो रहा है ना, वो गूगल सर्च करने का और वहां से देखकर अपने काम को सिद्ध करने वाला जो प्रयास जारी है, वो ये सभी विद्यालयों में इस प्रकार से बच्चे काम कर रहे हैं, चाहे वो गृह कार्य है या कुछ है। लेकिन वो अभ्यास जब हम इस प्रकार से करेंगे तो वो अपनी उनकी एक कौशल का विस्तार होगा, अपने ज्ञान का विस्तार होगा, सोचेंगे समझेंगे आपस में। कक्षा परिचर्चा बहुत आवश्यक। सिलेबस हम सभी के विद्यालयों में पूरा हो चुका, लेकिन अब हम बच्चों को कक्षा परिचर्चा और लेखन के लिए अभ्यास इस प्रकार से अवश्य करवाएं। जब आप सामूहिक रूप से ऐसी गतिविधियां करवाएंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे बच्चों में इस प्रकार के लेखन कौशल का जो विस्तार है वो बढ़ता जा रहा है, उनको रुचि लेते जा रहे हैं। मैम वो आपकी बात सही है, लेकिन मेरा यहाँ क्वेश्चन है टाइम मैनेजमेंट का। जी क्योंकि बच्चे वहां पर जब आप सामूहिक गतिविधि करवाएंगे तो बच्चे सीखेंगे, लेकिन ये लिखने का बच्चों को सबसे बड़ी मुश्किल, क्योंकि बच्चों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, मोस्टली सभी विद्यालयों की अध्यापिकाओं का शायद यही कहना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ है कंपटीशन संस्कृत और फ्रेंच के साथ, और वहां बच्चों को बहुत कम लिखना पड़ता है। वहां से सिर्फ बच्चों को एक एक शब्द लिखना पड़ता है, ज्यादा ज्यादा एक सेंटेंस लिखना पड़ता है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। सो यहाँ पर कंपटीशन उन लैंग्वेजेस के साथ हमारा आता है, और अब तक बच्चे सिर्फ एक ही विज्ञापन करते आए थे, एक ही सूचना लिखते आए थे, और इंग्लिश में भी उनको एक ही लिखना है। कल कल की ही बात है, कल मैं एक क्वेश्चन पेपर देख रही थी इंग्लिश का, उनको 100 to 120 वर्ड्स में एक लेटर लिखना था, और उसके लिए अंक दिए गए थे 8, और यहाँ बच्चों को 100 to 120 में लिखना है अंक 5, 50 अंक में लिखना है अंक ओनली 2.5। सो यहाँ पर बच्चे वो कंपैरिजन में आते हैं। सो मेरा यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, यहीं पर मेरा संदेह आता है, क्योंकि बच्चे फिर कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, और वो हिंदी से के प्रति उनका लगाव कम होता चला जाता है, और वो दूसरी लैंग्वेजेस की तरफ ज्यादा आकर्षित होते चले जाते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है। ये सामूहिक गतिविधियां और सबके माध्यम से तो हम अध्यापिकाएं और अध्यापक अपनी तरफ से कोशिश करते ही हैं, सबकी जितना भी हो सके हम करवाएं। तो यहाँ पर ये मेरा क्वेश्चन है एक्चुअली। जी मैम, हाँ। लेकिन जो सीबीएसई द्वारा प्रतिदर्श प्रश्न पत्र से पहले ही हमारा पाठ्यक्रम जारी किया गया था, सत्रीय पाठ्यक्रम, उसी में ऐसा दिशा निर्देश ऐसे ही दिए गए थे कि 2 विज्ञापन, 2 सूचना लिखनी होगी, है ना। आगे आगामी सत्रों में किस प्रकार से सीबीएसई इस कार्य को करता है या पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव होगा, तभी हम उसे उसी आधार पर कर पाएंगे। लेकिन आपके बातों को मैं अवश्य पहुंचाने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि ये बातें सीबीएसई तक पहुंचे, क्योंकि जी हम अध्यापिकाएं यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं जब हम कंपेयर करते हैं फ्रेंच और संस्कृत से, इवन कि इंग्लिश से। अभी बच्चे कल ही इंग्लिश से कंपेयर कर रहे थे मेरी क्लास में, तो मुझे अटपटा लगा कि क्यों ना मैं कल के वेबिनार में अपना ये क्वेश्चन पुट अप करूं, और अवश्य आप अवश्य सीबीएसई मैम, तक। धन्यवाद। मैं आपके विचार अभिव्यक्ति से सहमत हूँ, और आप बहुत से अध्यापकों की ये समस्या है जिसको आपने एक स्वर, आपका स्वर जो है वो बहुत से अध्यापकों का स्वर है, तो इसे अवश्य ही मैं चर्चा का विषय बनाऊंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अन्य कोई प्रश्न? धन्यवाद नमिता जी। तो सत्र से संबंधित आप कुछ कहना चाहते हैं या अपने विचार अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, अन्यथा हम सत्र का समापन की ओर हैं। सूचना के 4 ककार, अच्छा मैं पुनः बताती हूँ। आप
नोट कर लीजिए या फोटो क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद प्रेरणा जी, रेखा जी। और किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न या कुछ कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। ठीक है, सूचना के ककार आपने नोट कर लिए। एक प्रतिभागी का मैसेज था यहाँ पर, इसीलिए मैंने दोबारा से इस स्लाइड को दिखाया है। तो गोयल ब्रदर्स प्रकाशन द्वारा ये सहायक सामग्री के रूप में आपके समक्ष उपस्थित है स्कोर प्लस सैंपल पेपर। साथ ही YouTube पर वीडियो लेक्चर्स भी उपलब्ध हैं ब्राइट ट्यूटी के माध्यम से। तो हमारे कोर्स ए और बी दोनों ही पाठ्यक्रम से संबंधित सभी पाठों का वर्णन यहाँ पर विस्तार पूर्वक दिया गया, प्रश्नों को सम्मिलित किया गया। और आपके समक्ष जो नूतन व्याकरण सुधा कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए पुस्तक दिखाई दे रही है, यह भी गोयल ब्रदर्स प्रकाशन द्वारा तैयार की गई है और इसमें इसी प्रकार के अवधारणा मानचित्रों के माध्यम से प्रस्तुति दी गई है सभी पाठों की। धन्यवाद गीता जी, किरण जी धन्यवाद। और कोई प्रश्न? तो आचार्य चाणक्य के इस कथन से मैं आज के सत्र को विराम देने की बात मैं नहीं कहूंगी कि मैं विराम नहीं दे रही हूँ, क्योंकि हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते रहें और एक दूसरे के सहभागी बनते रहें, यही हमारा प्रयास है। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। तो जिन असाधारण बातों के साथ, जिन असाधारण कार्यों के साथ एक शिक्षक आगे बढ़ता है और अपने बच्चों को बढ़ाता है, अपने शिक्षार्थियों को आगे लेकर चलता है, यह एक निर्माण का बहुत बड़ा कारण है। और इसीलिए हम एक ऐसे ही निर्माण की ओर एक नई शिक्षा नीति के आधार पर प्रयासरत हैं और बच्चों के साथ आगे बढ़कर इस नए ढंग से, नए विचारों के साथ अपने नई शिक्षा नीति को अपनाने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.